हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो स्टेट के जो डीजीपी होते हैं इनके अपॉइंटिंग जो होती थी यूपीएससी ने उसको चेंज किया है ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए। और भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, सो वील स्टडी अबाउट दिस। रिसेंटली यूपीएससी ने बेसिकली अमेंड की हैं गाइडलाइंस कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए, जो कि अपॉइंट करता है स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जिनको हम डीजीपीज भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जो की अमेंडमेंट्स अगर हम देखेंगे इसमें जो जो हुए हैं उसमें से सिलेक्शन नॉर्म्स में क्लैरिटी है। अमेंडमेंट्स जो यूपीएससी ने दिए हैं ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं। जो पहले नॉर्म्स थे जो जिससे गवर्नमेंट करती थी, जो प्रोसेस था स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, तो ये जो नए गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली प्रिवेंट करते हैं कि जो स्टेट है वो फेवरेटिज्म नहीं कर पाएगा, अनफेयर अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पाएगा डीजीपीस के केस में, क्योंकि बहुत क्रूशियल पोस्ट होती है। गाइडलाइंस जो है केवल ऑफिसर्स वही जिनके पास मिनिमम उनके जो सर्विस में केवल 6 महीने बचे हुए हैं, मिनिमम 6 मंथ्स अगर बचे हैं तो तभी उनको पोस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। और ये जो मूव है इसका एम है, जो प्रैक्टिस है जो फेवरेट ऑफिसर्स की जनरली है, इसको कम करने के लिए है, जो एकदम रिटायरमेंट के वर्ड्स पे होते हैं, देयर बाय एक फेयर ऑफ और अनबायस्ड सिलेक्शन हो सके। इससे पहले बहुत सारे स्टेट्स एक्चुअली डीजीपी को तब अपॉइंट करते थे जब वो बेसिकली रिटायर होने वाले हैं, और कुछ बेसिकली एक्टिंग जीडीपीज को अपॉइंट करते हैं विच आर नोन एज एक्टिंग जीडीपी डीजीपीज, सो दैट जो यूपीएससी है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको स्किप किया जा सके। प्रीवियसली मिनिमम एज जो थी वो लगभग 30 ईयर्स की सर्विस थी, कि अगर आपने 30 ईयर्स की सर्विसेज की है देन यू कैन बी प्रमोटेड। नाउ द मिनिमम एज ऑफ द सर्विसेज इज 25 ईयर्स। सो ये एक एज का इंप्रूवमेंट हुआ है ताकि जो पूल है कैंडिडेट्स का वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, एलिजिबल कैंडिडेट्स का। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उन पर भी बेसिकली लिमिट्स हैं। गाइडलाइंस बेसिकली 3 शॉर्ट लिस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, इन पर कैप लगाता है, तो केवल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही, ताकि एक्सेप्शंस लिए जाएं। देन ये वॉलंटरी पार्टिसिपेशन की भी बात करते हैं, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी खुद की विलिंगनेस देंगे इस पोजीशन के लिए कंसिडर होने के लिए। इसके अलावा नए गाइडलाइंस जो हैं ये एसेंशियल एरियाज जो एक्सपीरियंस के नेसेसरी हैं एज एन आईएएस ऑफिसर उसको बेसिकली दिखाते हैं, जो कि एक स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को लीड करेगा। ये जो एरियाज हैं इसमें मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए क्रूशियल डोमेन्स में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में, क्राइम ब्रांच में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में या इंटेलिजेंट विंग में। इसके साथ साथ स्पेसिफिक एरियाज में जो गाइडलाइंस हैं ये जो नीड फॉर डिपुटेशन टू द सेंट्रल बॉडीज है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, रॉ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो इनकी भी बात करता है। इसका केवल एक ही गोल है कि कॉम्प्रिहेंसिव और वेराइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस हो सके कैंडिडेट्स के अलाउंग जो कि डीजीपी पोजीशन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा एक एम्प्लेसमेंट कमेटी है, तो एम्प्लेसमेंट कमेटी यूपीएससी ने एस्टैब्लिश की थी अपॉइंटमेंट के लिए स्टेट जीडीपीज के लिए। नाउ ये रिफ्रेन होगी फ्रॉम एक्सेसिंग द ऑफिसर्स जो ऑलरेडी सेंट्रल डिप्यूटेशन पे होते हैं, ताकि उनको ये उठा के स्टेट डीजीपीज की पोजीशन पे रिकमेंड ना करे। अगर यूनियन होम मिनिस्ट्री जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ये इन्फॉर्म करती है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो ऑफिसर है जो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर हैं उनको अभी रिलीज करना फिजिबल नहीं है। यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली रैंकिंग होती है आईपीएस कैडर में और ये स्टेट पुलिस कैडर में। स्टेट पुलिस कैडर में कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर और एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कहते हैं, देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट, देन एडिशनल सुपरिटेंडेंट, देन वी हैव द सुपरिटेंडेंट और द एसपी। हियर इन द आईपीएस कैडर वी हैव असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डीएसपीज होते हैं, देन डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट होते हैं, एएसपीज होते हैं, देन सुपरिटेंडेंट होते हैं, देन सुपरिटेंडेंट बेसिकली सीनियर ग्रेड के होते हैं, फिर आईजी इंस्पेक्टर जनरल हो जाता है, फिर आईजी हो जाता है, डिप्यूटी आईजी के बाद आईजी, एंड देन द पर्सन गोज टू द डीजीपी और एडिशनल डीजीपी। तो दिस इज हाउ इट इज। नाउ प्रश्न होता है कि करंट प्रोसेस क्या है। तो जो करंट प्रोसेस है जो स्टेट जीडीपीज को अपॉइंट करने का है, 2009 में यूपीएससी ने इसको एस्टैब्लिश किया था और ये गाइडलाइंस के अंडर हुआ था। और जो गाइडलाइंस थी वो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में। तो इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्टेट है इसको एक लिस्ट देनी पड़ती थी ऑफिसर्स की जो कि कंसिडरेशन के लिए अवेलेबल थे या जो एलिजिबल थे। अब ये ऑफिसर्स मिनिमम 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विसेज में,
एंड इन्फॉर्मेशन ये सारी यूपीएससी को भेजेंगे, इंक्लूडिंग सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, अप्रेजल कैसा है, विजिलेंस क्लियरेंस है या नहीं है। इसके अलावा जो एलिजिबल ऑफिसर्स हैं इनके पास एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोजीशन उन्होंने कहीं ना कहीं होल्ड की हो, या फिर पुलिस चीफ की, या फिर एक रैंक बिलो, सो एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट। अब लिस्ट यूपीएससी लगभग 6 महीने पहले पहुंच जानी चाहिए, बिफोर जो डीजीपी करंट उसमें वर्क कर रहे हैं उनके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले लगभग ये पहुंच जानी चाहिए। देन कमिटी जिसको यूपीएससी चेयरमैन लीड करते हैं, इसमें यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं, स्टेट चीफ सेक्रेटरी होते हैं, स्टेट डीजीपी होते हैं और एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन चीफ होते हैं। ये 3 ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं इस मेरिट के बेस पे। इसके बाद स्टेट को इमीडिएटली किसी एक को अपॉइंट करना पड़ता है उस पैनल में से जिसको यूपीएससी ने प्रिपेयर किया है। अब गाइडलाइंस की जरूरत क्या थी, तो अगर हम देखेंगे तो अमेंडमेंट जो यूपीएससी गाइडलाइंस में हुआ है, ये बहुत सारे स्टेट्स जो अपॉइंट कर रहे हैं एक्टिंग जीडीपीज को, इंस्टीड की रेगुलर डीजीपीज अपॉइंट किए जाएं। इससे जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी का या यूपीएससी सिलेक्टेड पैनल का, इसको ये सरपास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे इंचार्ज डीजीपीज होते हैं या फिर एक्टिंग डीजीपीज होते हैं। सो दिस इज द केस। नाउ द थिंग इज वील मूव ऑन टू द कंक्लूजन। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे जो डीजीपी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस है इसमें। और मोरओवर क्लियर क्राइटेरिया होगा, एक कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसमें ऑफिसर्स की जो विलिंगनेस होगी उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये जो गाइडलाइंस हैं ये क्वालिफाइड और डिक्टेटेड लीडर्स को स्टेट के पास लेकर आएंगे, पब्लिक के पास लेकर आएंगे, एंड अल्टीमेटली ये प्रोफेशनलिज्म एंड इफेक्टिवनेस जो है स्टेट पुलिस फोर्सेस की, इसको इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा जो एक चीज है वो है कि भारतीय पुलिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला ओवरबर्डन है फोर्स और वैकेंसीज का। वैकेंसीज, एक हाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज है पुलिस डिपार्टमेंट्स में जो भरी रही गई हैं। इवन इंडिया का जो लो पुलिस स्ट्रेंथ पर लैक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। देन देयर आर केसेस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट, जो वेपन्स हैं जो लोअर पुलिस फोर्सेस यूज करते हैं ये बहुत पुराने हैं और ये मॉडर्न वेपनरी सिस्टम को नहीं मैच कर पाते हैं। इसके अलावा वेपनरी जो है वो आर्किएक है और इसका जो परचेज प्रोसेस है ये बहुत लेंदी है। इससे क्या होता है, स्कार्सिटी हो जाती है आर्म्स की, एमुनिशंस की। सो दीज आर द थिंग्स। देन पुलिस और पब्लिक के बीच के रिलेशन की बात करेंगे तो पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप जो है वो बहुत क्रूशियल है इफेक्टिव पुलिसिंग के लिए। तो इसमें सीवियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। जनरली लोग पुलिस को एब्यूजिव मानते हैं। जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था उसने नोट किया था कि जो पब्लिक पुलिस के रिलेशंस है ये अनसेटिस्फैक्टरी हैं स्टेट में, क्योंकि लोग जो है पुलिस को करप्ट, इनएफिशिएंट, पॉलिटिकली पार्टीशन या अनरेस्पॉन्सिव मानते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे तो जो क्वालिटी है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये बहुत रिड्यूस हो गई है, क्योंकि क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा हैं, लो कन्विक्शन रेट है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ओवरबर्डन है ऑलरेडी पुलिस के स्टाफ के ऊपर, और पुलिस जो है नेसेसरी ट्रेनिंग नहीं होती, एक्सपर्टाइज नहीं होता कि वो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस कर पाए। उनके पास लीगल अंडरस्टैंडिंग भी कई बार कम हो जाती है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो पुलिस प्रायोरिटीज कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं एज पर द पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट एरिया। तो ये जो पुलिस ऑफिसर की एबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल डिसीजंस ले सकेगा, इसको हैम्पर कर देता है। इसके अलावा कई बार इफ यू गो टू अ पुलिस स्टेशन यू कैन सी द कंडीशंस हाउ दे लिव, सो दे आर सम ऑफ द problems with this. Now we have our today's prelims practice question, and the question says, as per 7th schedule, police and public order are under union list, state list or concurrent list. And we have our mains practice question. The question says, what are the challenges in creating a more accountable, transparent and citizen friendly policing? Also mention some measures to achieve this. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.